हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। जी यार। आप अपने नाम से आओ। इन्फिनिक्स वाले भाई कौन है? आप अपना नाम रीनेम कर लें। आप ओवेस हैं? माइक खोल के बोला। जी। आप आपको नहीं कह रहा मैं अपना। वॉइस स्लो आ रही है नहीं। अपना नाम चेंज करो। इन्फिनिक्स वगैरह लिखा हुआ है, इसको चेंज करो। आप अपने रियल नेम से आओ। ओवेस, ठीक है। ओके, जो अगर हम पास पेपर सेशंस की बात करें तो इस्लामियत के अंदर हमारे पास दो पेपर होते हैं, सबको पता है। तो पहले तो मुझे आप ये बताओ कि पास पेपर में आपकी क्या मतलब आप लोग फेस कर रहे हैं। माइक अपने ऑन रख लें। जो कुछ पूछना है वो आप पूछते भी रहो साथ साथ। अपने माइक ऑन कर लो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। आप लोग अगर माइक ऑन नहीं करोगे ना तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों को क्या मुश्किल है और मैं आप लोगों को किस तरीके से असिस्ट कर सकता हूँ। मैं फिर यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट करके फिर मैं क्लास एंड कर दूंगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझसे अभी पूछे। अभी मुझे पता है कि मुझे ये मसला आता है पेपर के अंदर। पास पेपर्स के लिए यहाँ बैठे हुए हैं तो पास पेपर्स की हम देखेंगे किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है। मेन और इम्पोर्टेंट अगर एक और बार बता देता हूँ। जो लोग मिस कर चुके हैं उनके लिए दोबारा, हमारे पास नए स्टूडेंट अवेस है उसके लिए भी दोबारा बता देता हूँ कि मेन थीम और इम्पोर्टेंस ऑफ मेन थीम का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। मुझे आप लोग ना चैट पे ही मैसेज कर दो, ये मुझे बता दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है क्योंकि मैं बोल रहा हूँ और आपको समझ ही ना आ रही हो। तो आवाज तो सही आ रही है तुम्हें पप्पू? ठीक है। अवेस आपको आवाज़ क्लियर आ रही है? क्या वो अवेस अगर कोई मसला आ रहा है तो मुझसे पूछो अनम्यूट करके। क्या मुझे मैसेज भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे? वहाँ पर अवेलेबल सामिया तो क्या है? हेलो। तो क्या हेलो हेलो बोलो। कौन बोल रहा है?
चलो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, कुछ मसला हो तो मुझे बीच में बता देना, ठीक है। अच्छा, मेन थीम और इम्पोर्टेंस के अंदर हम फर्क देखेंगे, क्योंकि हमें ये लिखने में बहुत से बच्चों को इशू होता है। दोबारा बता देता हूँ, और ये यूट्यूब पे भी है, ठीक है। मेन थीम क्या होती है? मेन थीम वो होती है कि हमें बताना होता है कि भाई व्हाट एक्चुअल हदीस या सूरत जो है वो आपको क्या टीचिंग दे रही है, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि मेन थीम एक्चुअल में करता क्या है। हमें ये बताना होता है कि इसके अंदर हमें क्या टीचिंग मिल रही है, ठीक है। वो सूरज स्पेसिफिक, सूरज स्पेसिफिक हदीस हमें क्या टीच कर रही है, तो मेन थीम का मतलब ये होता है, आपने उसको बताना होता है कि क्या टीच कर रही है, ठीक है। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंट पे। इम्पोर्टेंस कैसे करते हैं, पहले मैं जरा कंप्लीट कर लूँ। मेन थीम के अंदर क्या होता है, हम की फैक्टर्स ढूंढते हैं। वो की फैक्टर्स किसी पे डिपेंड करते हैं, किसी चीज पे, किसी फैक्टर्स पे। ये फैक्टर्स किसी चीज पे डिपेंड करते होंगे, और हमने उसकी एग्जांपल्स या रेफरेंस देना होता है, ताकि हम अपने स्टेटमेंट को और अच्छे से सपोर्ट कर सकें, ठीक है। ये तो हो गई मेन थिंग, सिंपल इज दैट। आप शुरू कर दोगे, दिस सूरा टेल अस अबाउट द अल्लाह रिलेशन विद हिज क्रिएटेड वर्ल्ड, और आगे आप लिखते जाओगे, तो आपने डिस्क्राइब कर दिया। अब आ जाते हैं इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस क्या होता है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर, या उस स्पेसिफिक सूरत या उस स्पेसिफिक हदीस की इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस मतलब अहमियत, ठीक है। जैसे हम अगर सूरह फातिहा की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि भाई उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि वो हर नमाज में कंपलसरी है। और बाकी सूरत, कोई सूरत कंपलसरी नहीं है, सिर्फ वो सूरत कंपलसरी है। और एक इम्पोर्टेंस आप ये भी कह सकते हो कि वो पहली सूरत है होली कुरान की, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक स्पेसिफिक हम इसके पॉइंट्स निकालेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सूरा के, डिफरेंट डिफरेंट हदीस के, और फिर उसको फिर हम अपने आंसर के अंदर लिखेंगे। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एक हदीस है, ये आप पढ़ लो, उसमें क्या लिखा हुआ है। मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंडली व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज, एंड व्हेन ही डिमांड हिज मनी बैक। इस हदीस का मतलब आपको समझ आ गया कि मे गॉड शो मर्सी, किस पे मर्सी होगी, रहम किस पे होगा, जो कि काइंड होगा, बेचते हुए, खरीदते हुए, और अपने पैसे वापस मांगते वक्त, जो कि काइंड होगा, ठीक है। ये हदीस सबको समझ आई? अभी इसमें मीटिंग से चलेगा। ठीक है, अब सब आ गए। ठीक है, अब ये हदीस सबको समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके अंदर से पॉइंट्स निकालेंगे। अब हम पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, कि हम देखेंगे कि इस हदीस का कीवर्ड क्या था। कीवर्ड मतलब एक वो ऐसा वर्ड जो कि पूरी हदीस को समराइज कर दे। समराइज मतलब जो शॉर्ट करके हमें एक एक्सप्लेनेशन दे दे। तो मैंने यहाँ देखा, यहाँ मर्सी एक कीवर्ड है इसका, ठीक है। कि हर चीज मर्सी के ऊपर बात की जा रही है, कि मर्सी उसको मिलेगी जो कि सेल करते हुए काइंड होगा, बाय करते हुए, और अपना मनी वापस मांगते वक्त। तो मैंने मर्सी को क्या करा, मैंने यहाँ पे कीवर्ड लिख लिया। अब मैं क्या करूँ, अब मैंने बताया था कीवर्ड है वो किसी की फैक्टर है, कीवर्ड है वो किसी चीज पे डिपेंड करेगा। अब मर्सी किस चीज पे डिपेंड करती है? मर्सी डिपेंड करती है, सॉरी, मर्सी एक रीजन है जो कि हमारे रिवॉर्ड पे डिपेंड करती है। मतलब हमें रिवॉर्ड तब मिलेगा जब मर्सी होगी, ठीक है। तो डिपेंड यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिवॉर्ड जो है ये डिपेंडेंट हुआ, और मर्सी क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ। डिपेंडेंट का मतलब वो होता है जो किसी चीज के आसरे पे होता है,
ठीक है। रिवॉर्ड हमें नेकी तब मिलेगी ना जब हम मर्सी, सॉरी, हमें रिवॉर्ड तब मिलेगा जब हम मर्सी करेंगे। ठीक है। या आप उसको उल्टा भी कह सकते हो, मर्सी और रिवॉर्ड एक ही चीज है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्डिंग चेंज की है। मर्सी मतलब रहम। ठीक है। और रिवॉर्ड मतलब उसकी आप लेट सपोज नेकी कह लो, या आप कह लो यू विल गेट मर्सी बाय गॉड। मर्सी इटसेल्फ आपका रिवॉर्ड ही है। ठीक है। ये बात सबको समझ आई? बल्कि डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला था तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बस आप ये ध्यान में रखो, कीवर्ड है, किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, और वो स्टेटमेंट है। ठीक है। मर्सी हमने कीवर्ड लिखा, और हमको पता चला कि मर्सी क्या है, मर्सी इज अ रिवॉर्ड फ्रॉम अल्लाह। तो हम यहाँ लिख लेंगे मर्सी इज अ रिवॉर्ड। ठीक है। बल्कि एक काम ये करें कि हम ये डिपेंडेंट वाली चीजें हटा दें। ठीक है। ये डिपेंडेंट वाली चीज ही हटा देते हैं, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन पैदा कर देगी आपको कि ये फॉर्मूला इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। ठीक है। अब बस सिंपल सा फॉर्मूला, कीवर्ड है, उस पर आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। मर्सी आपने कीवर्ड लिखा, और मर्सी के बारे में जो भी आप सेंटेंसेस लिख सकते हो वो आप लिखोगे उस पर, जैसे मैं आपको भी बताता हूँ। अब यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमने हदीस पढ़ी। ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। ये इंपॉर्टेंस लिखी है। अच्छा, अगर मैं इसको कहूँ कि इसकी मेन थीम बताओ, तो आप कैसे लिखोगे इस हदीस की मेन थीम? तो आप इस हदीस की मेन थीम ऐसे लिखोगे कि द मेन थीम ऑफ दिस अहदीस। ठीक है। इज दैट दिस हदीस टीचेस अस, या आप शुरू भी इस तरीके से कह सकते हो कि दिस हदीस टीचेस अस अबाउट द मर्सीफुलनेस ऑफ अल्लाह, या द मर्सी ऑफ अल्लाह। ठीक है। इस तरीके से आप चार पॉइंट इसको कह दो। इसका माइक ऑन है? बोलो 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 बोलो। अनम्यूट करके बोलो। कौन कह रहा है? मैं जो बी का आपने पार्ट में बोला जो टीच अस, ये तुम्हारी जो बी आवाज नहीं आ पार्ट रही। में आता है ना कि दिस हदीस, आपकी आवाज नहीं आ रही यार। आपने बोला जैसे ए पार्ट में लिखना है ना दिस हदीस टीच अस, ये बी पार्ट में नहीं आएगा देखो बी इसकी पार्ट लाइन। तो नहीं, ए पार्ट जो आपका होता है वो आपका मेन थीम का होता है ना। हम्म। और बी पार्ट आपका क्या होता है, इंपॉर्टेंस। इम्पोर्टेंस में यही नहीं लिखना होता, यही तो लिखना होता है दिस हदीस टीच अस। आप ये भी लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो द मेन थीम ऑफ दिस हदीस इज, और बी पार्ट में लिख सकते हो द इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्क्राइब दिस हदीस। डिस्क्राइब द मेन थीम ऑफ दिस हदीस, डिस्क्राइब द, इस तरीके से। देखो ए पार्ट में मेन लिखना है ना, तो आपकी वर्डिंग क्या होगी, द मेन थीम ऑफ दिस अहादीस इज। ठीक है। और बी पार्ट आपका इंपॉर्टेंस है, तो आपकी वर्डिंग इसके मुताबिक चेंज हो जाएगी, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हदीस इज, या आर। ठीक है। या सॉरी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो मैं बता देता हूँ। मैं ये लिख रहा हूँ, आप किस तरीके से लिखोगे? मेन थीम के लिए भी हो सकता है, और यही चीज इंपॉर्टेंस के लिए भी हो सकता है। ठीक है। ये वाली जो लाइन है ना, दिस अहादीस टीचेस अस, ये दोनों में आ सकते हैं। और अगर आपको ऐसे करके लिखना है तो ऐसे करके भी लिख लो। आप इसके किस तरीके से लिखोगे? ठीक है। द मेन थीम ऑफ दिस अहदीस या ऑफ दिस सूरा, और इम्पोर्टेंस में आप क्या लिखोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सूरा, सिंपल।
इसमें कोई मसला नहीं है। अब हम जरा इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। मेन थीम तो आपने बता दी, अब इंपॉर्टेंस के अंदर बच्चे फंसते हैं। तो इंपॉर्टेंस में हम क्या पॉइंट लिख सकते हैं, बल्कि पहले आओ सोचो कि इंपॉर्टेंस में लिखते कैसे। इंपॉर्टेंस आपने लिखा तो एक क्वेश्चन आ जाता है, वाई, वाई वी शुड अप्लाई दिस। ठीक है, मतलब कि एक सूरत फातिहा है, वो हम अपनी जिंदगी में क्यों अप्लाई करें, या उसकी ऐसी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, उस सूरत की इंपॉर्टेंस क्या है आपकी जिंदगी में, आपके ओपिनियन में, आपके नजदीक। तो मैंने एक चीज यहाँ लिख दी कि अगर मैं बात करूं ये वाली अहादीस की, इसके अंदर हमारा कीवर्ड क्या था, इसके अंदर हमारा कीवर्ड था मर्सी। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज, अगर मैं इंपॉर्टेंस लिखना है तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। क्वेश्चन क्या होगा, वाई मर्सी इज इम्पोर्टेंट। ये बस समझाने के लिए, ताकि आपके लिए इजी हो जाए क्रैक डाउन करना कि भाई हमें लिखना किस तरीके से। किसी भी सूरत की इंपॉर्टेंस आ जाएगी, सूरह फातिहा की लेट्स सपोज आई। ठीक है, और उसके अंदर हम अगर एक कीवर्ड निकालें तो सूरह फातिहा का कीवर्ड क्या होगा। जैसे इस हदीस के अंदर कीवर्ड हमें निकाला मर्सी, के ये मर्सी के ऊपर है सारी हदीस, तो सूरह फातिहा का कीवर्ड क्या होगा। चलो कोई नहीं, उसके अगर इंटरनेट इशू आ रहा है तो वो ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रही है, उसको शेयर हो जाए। आ गया तो बताओ बताओ। सूरह फातिहा का हमारे पास एक कीवर्ड क्या होगा। आप अगर उसके अंदर कीवर्ड निकालोगे, मर्सीफुल, ठीक है, पावरफुल, किंगडम, जो भी आप वर्ड निकालोगे, तो उसमें बस एक क्वेश्चन लिख लेना कि वाई पावर इज इम्पोर्टेंट, या वाई लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट, या वाई किंगडम इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सूरह फातिहा में आपने जो कीवर्ड निकाला है वो आपके लिए जरूरी क्यों है, तो उसके आप पॉइंट लिख लोगे। यहाँ पे हमने कीवर्ड क्या निकाला है, मर्सी, तो हम मर्सी के सवाल बना के उसका आंसर लिखेंगे, वाई मर्सी इज इम्पोर्टेंट। ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंस में जाएंगे। तो मैंने पॉइंट्स यहाँ लिख लिए कि मर्सी इज इम्पोर्टेंट फॉर जस्टिस, ठीक है, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर ब्रदरहुड, और फॉर ट्रुथफुलनेस और ट्रस्टवर्थीनेस। ठीक है, ये बात समझ आई। बल्कि नहीं, अच्छा मैं एक बड़ी गलती कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे बता भी नहीं रहे हो। यहाँ वाई मर्सी नहीं आएगा, यहाँ वाई काइंडनेस। मर्सी तो हमारा रिवॉर्ड है ना, मर्सी से हमारा रिवॉर्ड, हमारे एक्शन क्या होंगे इसके अंदर, हमारा एक्शन ये है काइंड। तो काइंड होने से आपको क्या फायदा होगा, मर्सी तो आपका रिवॉर्ड है, ये तो आपका रिवॉर्ड है आप अगर काइंड हो जाओगे। तो काइंड क्या होगा हमारा, काइंड हमारा एक्शन है ना, जो हम करेंगे उसके बाद हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि काइंड होने से आपको क्या फायदा है, बताओ। आप काइंड अगर हो रहे हो खरीदते वक्त, बेचते वक्त, अपने पैसे वापस लेते हुए, तो आपको क्या फायदा मिल रहा है। भाई आपको फायदा ये मिल रहा है, जस्टिस हो रही है। ब्रदरहुड ठीक होगा। आवाज नहीं आ रही, जो भी बोल रहा है सही से बोले। हम ब्रदरहुड स्ट्रांग होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा। तो काइंडनेस से आप, काइंडनेस क्यों जरूरी है, मैंने ये सवाल बना दिया, काइंडनेस क्यों जरूरी है, तो आप कह सकते हो कि जो है हमारा भाईचारा अच्छा होगा, रिस्पेक्ट बढ़ती है काइंड होने से, आप किसी के, रिस्पेक्ट होगी। जस्टिस होगा। जस्टिस किस तरीके से होगा, जस्टिस इस तरीके से होगा कि भाई जब एक बंदा काइंड है, काइंड का मतलब ये नहीं होता कि आप बिल्कुल आप जनाब से बात करें। काइंड के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आप किसी के साथ इनइक्वालिटी नहीं करो, मतलब किसी के साथ ज्यादती ना करो। ठीक है, आप बिल्कुल ऑनेस्ट होके चलो, यहाँ मैं लिखा भी है, काइंड और ऑनेस्ट, ईमानदारी। तो ईमानदारी से आपको जस्टिस मिल सकता है, इंसाफ मिल सकता है, आपको रिस्पेक्ट मिल सकती है, आपको भाईचारा बढ़ सकता है, और आपका कैरेक्टर इस तरीके से बिल्ड होगा कि आप ट्रस्टवर्दीनेस की ट्रुथफुलनेस आपके अंदर पैदा होगी, और वो फैक्टर्स आपको माने जाएंगे। ट्रस्ट बिल्ड होगा।
तो काइंड होने और ऑनेस्ट होने का इम्पोर्टेंस क्या हुई कि हमें ये चीजें मिलेंगी। तो ये हमारी क्या हो गई इस अहादीस की इंपॉर्टेंस। तो आप अगर ये पॉइंट्स इस अहादीस के अंदर लिख दोगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ ये दिस डेली लाइफ इज दैट बाय फॉलोइंग दिस हदीस वी विल गेट जस्टिस, रिस्पेक्ट, ब्रदरहुड, ट्रूथफुलनेस। ये चारों एक साथ कॉमा डाल के मत लिख देना, ये मैंने 4 पॉइंट बताया, सबके अलग अलग और सेंटेंसेस बनेंगे। थोड़ा पॉइंट्स में भी बता दे। क्या क्या पॉइंट्स मतलब? थोड़ा इसको वो डिटेल करके जस्टिस। इतना आसान काम भी तुम्हें जो है ना वो उसमें डिटेल चाहिए भाई। देख, इसमें आपका ये हो जाएगा द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस अहादीस is that by following this ahadith in our daily life will lead us to justice। एक पॉइंट हो गया, ठीक है। इसके बाद फुल स्टॉप लगा दोगे, उसके बाद दोबारा एक नया सेंटेंस लिखोगे कि अदर देन, या आप दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि बाय फॉलोइंग दिस ahadith, दोबारा रिपीट कर सकते हो, दैट रिस्पेक्ट विल आल्सो बी इंक्रीज, ठीक है, या विल आल्सो बी डेवलप हाँ, बाय फॉलोइंग दिस ahadith। आगे। और फिर आगे और भी बात डिफरेंट पॉइंट्स के लिख सकते हो कि दिस hadith will lead us to will improve the relationship between Muslims, ठीक है। या आप hadith बार बार नहीं लिखो तो आप ये लिख दो being kind। आप ये लिख सकते हो कि दिस hadith teaches us to be kind, that will help the brotherhood, yeah, that will help the Muslims to improve their relationship with each other। या आप सिंपल ये लिख सकते हो दैट विल इंक्रीज द ब्रदरहुड। सिंपल का सेंटेंस बना दोगे। ट्रुथवर्दीनेस, ट्रुथफुलनेस में आपको ये लिख लो कि बाय फॉलोइंग दिस ahadith, एंड ये लिखना चाहो तो ये लिख लो बीइंग काइंडफुल और बीइंग ऑनेस्ट इन एनी यार सिचुएशन, इसको ले जाओ यार। इन एवरी सिचुएशन। अच्छा, अपना माइक बंद करेंगे अगर कुछ नहीं बोलेंगे तो, ठीक है। बीइंग काइंडफुल और बीइंग ऑनेस्ट विल हेल्प अस टू बी नोन एज ट्रुथफुलनेस या ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। और ट्रस्टवर्दीनेस का फिर फायदा क्या होगा कि हम पे इजीली जो है ट्रस्ट कर सकते हैं, इंसान की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। ये आपकी बात समझ आ गई? ये जो है हमारे पास किसी और अहदीस का लिखा हुआ है इंपॉर्टेंस, इसका नहीं है। तो मेन थीम और इंपॉर्टेंस के अंदर सबको फर्क समझ आ गया, इतनी कोई क्या कहते हैं मुश्किल चीज नहीं है। इसके अंदर किसी को कोई मुश्किल है तो मुझसे पूछ लो। नहीं है मसला, हम आगे बढ़े। अच्छा, मैसेज कर रहे हो, मुझे बताओ तो सही। सर अहादीस अगेन शो करते हैं, सर अहादीस अगेन शो करते हैं। अच्छा, आप अगर माइक नहीं कर सकते तो मुझे, चलो ठीक है। सर देखो, ये रही अहादीस, ये अहादीस है, ये अहादीस नंबर 14 है। ये अहादीस क्या है? ये मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंडली व्हेन ही सेल्स, व्हेन ही बाइज एंड व्हेन ही डिमांड इज मनी बैक। तो हमें तीन उन्होंने चीजें बता दी कि काइंड होने से मर्सी तब मिलेगी। कहाँ काइंड होना है? इन तीन चीजों में काइंड होना है, सेल करते हुए, बाय करते हुए और मनी बैक, अपने पैसे वापस मांगते हुए। जो बंदा काइंड होगा, काइंड का मतलब ये नहीं होता कि आप जनाब तमीज से बात करो। काइंड का मतलब ना बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि आप काइंड हो, मतलब आप एक तो अब आपका रवैया अच्छा होना चाहिए, आपका इखलाक अच्छा होना चाहिए, आप किसी के साथ ज्यादती ना करो, आप ईमानदारी के साथ जो है अपना काम करो, ठीक है। तो आप अगर किसी को कोई चीज बेच रहे हो तो उसके अंदर काइंड क्या होगा कि सर ले लें, नहीं इस तरीके से नहीं होता। ये भी होता है, और आप क्या बोलोगे, ईमानदारी के साथ चीजें बेचोगे। जो चीज जितने की है आप उसको उतने की ही बेचोगे, आप ओवर चार्ज नहीं करोगे। जैसे रमजान के अंदर क्या होता है, रमजान के अंदर चीजें महंगी हो जाती है, तो बेचते वक्त जो है लोग काइंड नहीं होते, लोग एक्स्ट्रा पैसे ले रहे होते। और लोग खरीदते वक्त भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा बार्गेन कर लेते हैं
कि नहीं हम इतने का नहीं इतना देंगे, इतने का नहीं इतना देंगे, तो वो जो जो सेलर होता है उसका भी नुकसान होता है। तो जब आप खरीद रहे हो तो आप काइंड होके खरीदो, ऑनेस्ट होके खरीदो, कि आपको पता हो कि ये चीज़ की वैल्यू इतनी है, आप जानबूझ के कम पैसे मत दो। ठीक है, और जो बेच रहा है वो ज्यादा नहीं ले, जो खरीद रहा है वो कम नहीं दे, और जो पैसे अपने वापस ले रहा है वो ईमानदारी के साथ है। कि जैसे मैंने किसी से पैसे लेने हैं और मैं उसको जाके कहूँ कि नहीं तुमने मेरे पैसे लेट कर दिया, मुझे ऊपर चार्ज करो, सॉरी मुझे ऊपर चार्ज मैं आपको करूंगा। मतलब मैंने अगर किसी 100 रुपये लेने थे तो मैं उसको बोलूंगा नहीं अब एक हफ्ता गुजर गया, मैं आपको 200 रुपये लूंगा। तो ये ईमानदारी नहीं हुई, ये काइंडनेस नहीं हुई। ठीक है, तो ये तीन तीन चीजें मुझे हिसाब से बताती। फिर सर अगर ऊपर चार्ज नहीं करेंगे तो फिर प्रॉफिट कैसे होगा? बेटा प्रॉफिट ऐसे होगा कि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप कुछ चीज बेच रहे हो तो आप प्रॉफिट रख के ही बेच रहे हो ना। तरबूज खरबूजा आपको जो है 80 रुपए का नॉर्मली बिक रहा होता है, सही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या प्रॉफिट नहीं हो रहा होता? ऑब्वियसली हो रहा होता है, क्योंकि आपको पीछे से 50-60 रुपए का मिल रहा है, आप 80 का बेच रहे हो, 20 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन रमजान के अंदर जो लोग एक्स्ट्रा कर देते हैं ना, वही 50 रुपए की चीज खरीद के जो अभी वो एक्स्ट्रा बेच रहे हैं, उसका मैं कह रहा हूँ। पेट्रोल देखो, अभी जो महंगा हुआ है, क्या मतलब दूर बाहर से महंगा आ रहा है? नहीं, जो आपके पास स्टॉक था, आपने जितने में खरीदा, आप ट्रिपल एक्स करके उसको बेच रहे हो, 3x करके बेच रहे हो आप। तो प्रॉफिट तो ये तो फिर आप ज्यादती है। ठीक है, ये काइंडनेस नहीं है। समझ आई ये बात? ओके। अब आ जाते हैं हमारे, ये हो गया मेन की इम्पोर्टेंस, समझ आ गई। जो एक्स्ट्रा काम होगा हम यहाँ लिखते रहेंगे। पेपर वन की बात करें तो भाई पेपर वन हमारे पास 1.5 घंटे का होता है, सही है। 1.5 घंटे का हमारे पास पेपर है, इसको आपने टाइम मैनेज इस तरीके से करना है कि आप हर सवाल पे जाके अटेम्प्ट करो पहले तो, और फिर आप देखो कि आप कितना टाइम ले रहे हो एक सवाल करने में। एक सवाल का मतलब होता है क्वेश्चन वन और क्वेश्चन टू बोथ, सॉरी पार्ट ए और पार्ट बी बोथ, पूरा क्वेश्चन वन। ठीक है, अब आप यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चूज एनी टू ऑफ द फॉलोइंग पैसेजेस फ्रॉम द कुरान। तो दो पैसे चूज करने हैं, कितने हैं ये तीन है। तीन में से आपको कुछ दो सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, आप मेन थीम लिखोगे, इंपॉर्टेंस लिखोगे। एक पेज के अंदर आपकी मेन थीम और इंपॉर्टेंस आ जानी चाहिए। ठीक है, एक सूरा की, और एक सूरा की एक पेज में और दूसरी सूरा की दूसरे पेज में इंपॉर्टेंस होनी। मेन थीम के अंदर मैंने क्या बताया, मेन थीम के आपके पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होती है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन का मतलब, डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना, और ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट में डिस्क्राइब। ठीक है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि आप हर चीज में बताओ, लेकिन बहुत शॉर्ट करके, बहुत ज्यादा लेंथी भी ना हो। एक शॉर्ट समराइज पैराग्राफ हो जिसमें पता चले कि व्हाट दिस दिस एक्चुअली मीन्स। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट्स। ब्रीफ डिस्कशन आपने लिख दी, मेन पॉइंट्स आपने कवर कर दिए उसके अंदर। ठीक है, और ओन वर्डिंग, ये आपने पूरी ट्रांसलेशन कॉपी नहीं करनी, ये जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये कॉपी नहीं करनी, आपने इसको क्रैक डाउन करके, ठीक है, इसको अपने ओन वर्ड्स के अंदर करके आपने उसको लिखना है, ओन वर्डिंग के अंदर। तो ये तीन चीजें आपकी मेन थीम के अंदर होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या कहती है? इंपॉर्टेंस ये कहती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन पॉइंट्स। अब ये जो हमने मेन पॉइंट यहाँ लिखे थे, इसकी हम डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखेंगे। ठीक है, मेन थीम के अंदर आपने अगर कोई पॉइंट लिखा, जैसे मैं कहता हूँ हमने मेन थीम के अंदर वो आदि से अगर हम बात करें, तो हमने लिखा कि मे गॉड शो मर्सी टू अ मैन हु इज काइंड व्हेन ही सेल्स, ये मेन पॉइंट है। उसका हमने डिस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंस के अंदर लिख दी। उस चीज को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि दिस हदीस टीचेस अस टू बी काइंड, टू बी ऑनेस्ट व्हेन यू आर सेलिंग, व्हेन यू आर बाइंग, और व्हेन यू आर आस्किंग फॉर योर मनी। तो हमने इसी मेन पॉइंट्स को थोड़ा सा डिस्क्राइब करके यहाँ लिख दिया, और विद रीजन भी लिखेंगे, तो हमें जो है हमारा इंपॉर्टेंस हो जाए। ओन वर्डिंग इसके अंदर भी आएगी। हाउ कैन वी यूज द मेन पॉइंट इन अवर डेली लाइफ? अब जैसे एक बात थी अभी अहदीस वाली, कि क्या हदीस हमने पढ़ी थी, काइंड व्हेन ही सेल्स। ठीक है, तो हाउ कैन वी यूज दिस पॉइंट इन अवर डेली लाइफ? हम अपनी डेली लाइफ के अंदर काइंड कैसे हो सकते हैं बेचते वक्त, और
खरीदते वक्त कैसे काइंड हो सकता, तो आप बताओगे कि बेचते वक्त हम एक्स्ट्रा चार्ज ना करें, और खरीदते वक्त हम ज़्यादा बार्गेन ना करें, ठीक है, हम किसी का लॉस ना करें, और हम जब उन्हें पैसे मांग रहे हो तो हम किसी से बदतमीजी ना करें, ठीक है, और ईमानदारी के साथ अपने जो है अपने पैसे मांगे, चार्ज ना करें अपने, ठीक है। हाउ कैन वी यूज दिस, तो ये सारे पॉइंट इसके इसमें आ जाए। अच्छा, ये मैंने कुछ बहुत ही कोई हैवी किस्म की अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल दी थी कि एक गाड़ी है, लेट्स सपोज, उसकी मेन चीज़ें क्या होंगी, एक गाड़ी की मेन चीज़ है इंजन, ब्रेक, पेट्रोल, टायर। इसी तरह एक सूरा की कुछ मेन पॉइंट्स होंगे, वो हम आप यहाँ लिख दो कि मेन पॉइंट्स, और उसकी इंपॉर्टेंस होगी। इंजन से क्या होगा, इंजन से आपके भाई स्मूथ ड्राइविंग, ठीक है, स्मूथ ड्राइविंग कह लो या स्मूथ ड्राइविंग छोड़ो, यहाँ आप लिख लो पावर, आपको इससे थोड़ा अच्छा समझ आ जाए। पावर, जितना ज़्यादा अच्छा इंजन होगा उतनी ज़्यादा गाड़ी की पावर होगी, ठीक है। और जितना अच्छा ब्रेक होगा, ब्रेक की इंपॉर्टेंस क्या है कि वो सेफ्टी लेके आएगा, ब्रेक है तो सेफ्टी है। पेट्रोल से क्या होगा, पेट्रोल से आपका टाइम सेव होगा, क्योंकि पेट्रोल एनर्जी है, ठीक है। आप अगर जो है गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, धक्का लगा रहे हो, तो जाहिर सी बात है आप कहीं जा नहीं सकते, धक्के से कितने टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। टायर क्या है, टायर एसेट है। एसेट हम कहते हैं वो चीज़ जो कि हम होल्ड करते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ मनी होता है। हम, मैंने टायर को एसेट बस ऐसे ही समझाने के लिए लिखा। एसेट्स पता है ना सबको क्या होता है, एसेट वो होता है जैसे आपने गोल्ड लेके रखा हुआ है, आपने सिल्वर लेके रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट की चीजें होती हैं उसको हम एसेट्स कहते हैं, ठीक है। टायर लोग क्या करते हैं, टायर खरीदे, यूज करे, यूज नहीं करे तो बेच दिए, तो ये गाड़ी का एक पार्ट होता है जो कि इस पर ट्रेडिंग भी लोग कर रहे होते हैं। द काइंड ऑफ मैन काइंड, मेन पॉइंट्स पे टू अल्लाह फॉरगिवनेस। अच्छा ये देखो, ये सारी चीजें मैं आपको एग्जाम्पल में समझाता हूँ, लेकिन किसी को कोई सवाल तो नहीं आएगा, नहीं आएगा। अच्छा, हमारे पास 33 मिनट्स होगा, 10 मिनट रहते हैं, 43 पे मीटिंग ओवर हो जाएगी, और कल भी इसी टाइम पे मीटिंग होगी, ठीक है, कामयाब की। अच्छा, ये एग्जांपल देखें, मैं वाइंड अप करता हूँ कि हम मेन पॉइंट और इंपॉर्टेंस के अंदर फर्क कैसे करें। जैसे हमने एक मेन पॉइंट हमें यहाँ मिला कि मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट ये है कि द किंग ऑफ मैनकाइंड, ये हमारे पास सूरा के अंदर, कोई चला गया, ठीक है, हमारे पास सूरा के अंदर एक पॉइंट हमने मेन पॉइंट ये निकाला, द काइंड ऑफ मैन, द किंग ऑफ मैनकाइंड, ये क्या है सूरा का, ये मेन पॉइंट है, ये आप मेन थीम के अंदर लिखोगे। अब इसको डिस्क्राइब करके इंपॉर्टेंस के अंदर कैसे लिखोगे, द किंग ऑफ मैनकाइंड का मतलब क्या है, किंग ऑफ मैनकाइंड का मतलब क्या है, सबका खुदा, अच्छा। ठीक है। तो ये मेन पॉइंट को हम इंपॉर्टेंस के अंदर कैसे लिख देंगे, प्रे टू अल्लाह। अब मुझे बताओ किंग ऑफ मैनकाइंड से आप क्या, उसकी किंग ऑफ मैनकाइंड की इंपॉर्टेंस क्या है, एक किंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है, एक किंग की इंपॉर्टेंस ये होती है कि वो आपको, कि वो फॉरगिव करने वाला होगा, जी, तो हम तो आप लिख उससे सकते हो मेन पॉइंट हेल्प के मांगनी चाहिए, देंगे जी तो सब मदद मांगेंगे। जी, तो मेन पॉइंट के अंदर आप ये लिख रहे हो, द मेन थीम ऑफ दिस सूरा इज दैट अल्लाह इज द किंग ऑफ मैनकाइंड, ये आपने मेन थीम के अंदर लिख दिया। लेकिन इंपॉर्टेंस के अंदर आप क्या लिखोगे, दैट प्रे टू अल्लाह या आस्क फॉर फॉरगिवनेस। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सूरा टेल्स अस दैट वी शुड प्रे टू अल्लाह। अब देखो मेन थीम हमें बता रही है कि अल्लाह ताला जो है वो किंग है मैनकाइंड के। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या हुई, अहमियत क्या हुई इसकी, इस बात की अहमियत ये हुई कि हमें उससे मदद मांगनी चाहिए और अपनी फॉरगिवनेस मांगनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल है ये बस। अब आ जाते हैं, द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रिसीव रेवलेशन फ्रॉम गॉड व्हेन ही वाज 40 इयर्स ओल्ड, राइट अबाउट दिस एक्सपीरियंस ऑफ द फर्स्ट रेवलेशन। ये बात मैं सबको बहुत टाइम से बता भी चुका हूँ, और जो बच्चे रट्टा लगा के जाते हैं ना वो ये बात सुन लें कि आप अगर रट्टा लगा के जाओगे ना तो यहाँ पे आप फंस जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, द प्रॉफिट पीस बी रेवलेशन फ्रॉम गॉड राइट अबाउट द एक्सपीरियंस, बस ये नो टाइम मेंशन नहीं करेंगे, किसी सवाल के अंदर कर देंगे, किसी सवाल के अंदर नहीं करेंगे। तो आपको ये देखना है कि आपने कौन सी बातें कैसे कैसे लिखनी है। अब देखो ऐसे फॉर्मेट होता है, सबको पता है,